हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम गुप्त साम्राज्य के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? गुप्त साम्राज्य के बारे में। चलिए, तो आज देखेंगे हम गुप्त काल। कौन सा? गुप्त काल। ठीक, गुप्त काल के बारे में देखा जाएगा। चौथी शताब्दी में इधर पहले लिखेंगे 319 से लेकर 550 ईस्वी तक। गुप्त साम्राज्य आया, गुप्त काल आया। लिखेंगे इसमें चौथी सदी में इसका उदय हुआ। चौथी सदी में इसका उदय हुआ। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे। इसी काल को संस्कृत साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक, इसी काल में संस्कृत साहित्य का विकास हुआ। इसी से भारत के इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक, प्रथम स्वर्णकाल कहा जाता है। किस युग को? गुप्त काल को ही। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत का साहित्य का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ, इसीलिए इसको भारत के इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक, इसके गुप्त काल के 3 स्रोत हैं। इसको जानने के लिए 3 स्रोत हैं। गुप्त काल के 3 स्रोत। ठीक, इसको जानने के लिए 3 स्रोत हैं। देखेंगे कौन कौन से 3 स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत। कौन सा? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा साहित्यिक स्रोत। और तीसरा देखेंगे तो हो जाएगा विदेशी विवरण। ठीक, यानी गुप्त काल को हम 3 तरीके से जानेंगे। पहला एक तो पुरातात्विक स्रोत से देखेंगे, फिर साहित्यिक स्रोत से देखेंगे, फिर विदेशी विवरण से देखेंगे। ठीक, एक एक करके अब देखा जाएगा। देखिए, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप करते रहें। ठीक, इतना हमारे लिए आप कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको सब्सक्राइब करवाइए, भेजिए और वो पढ़ें भी, अच्छे कंटेंट के साथ तैयारी भी करें अपने। ये हर तैयारियों के लिए उपयुक्त बेसिक फैक्ट।
ठीक, पुरातात्विक स्रोत देखेंगे। इसमें पहले हेडिंग डालेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक क्या? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में देखेंगे इसमें जो अभिलेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, शिलालेख मिले हैं, इनके बारे में देखा जाएगा। तो पहला देखेंगे मेहरौली स्तंभ लेख। क्या? मेहरौली स्तंभ लेख। स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, मेहरौली स्तंभ लेख। इसको जो स्थापित करवाया था, स्थापित करवाया था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, इससे गुप्त काल का जानकारी मिलती है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें पढ़ना है और इससे गुप्त काल की जानकारी मिलती है मेहरौली स्तंभ लेख से। ठीक, दूसरा देखेंगे पूना ताम्रलेख। पूना ताम्रलेख। ताम्रलेख, पूना ताम्रलेख। इसे स्थापित करवाया था, स्थापित करवाया था, इसे स्थापित करवाया था पूना ताम्र को प्रभावती। प्रभावती कोष्टक में लिखेंगे डाटर ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की ये क्या थी? पुत्री थी। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पुत्री थी जिन्होंने पूना ताम्र अभिलेख स्थापित करवाया था। इससे भी गुप्त काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है, पुरातात्विक स्रोत है। तीसरा देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख ये संबंधित है, इसको जो स्थापित करवाया था या संबंधित है, संबंधित किससे है? स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त। ठीक, स्कंदगुप्त। आगे की तरफ देखेंगे इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख। स्तंभ लेख जिसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि महारानी कारुवाकी जो अशोक की पत्नी थी उनके दान देने का इसमें वर्णन है, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। प्रयाग स्तंभ लेख इसको लिखवाया था, इसको लिखवाया था समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने किससे लिखवाया था? हरिशेर थे। ठीक, जो शासक था लिखवाया था वो समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। इसमें अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, जहांगीर, बीरबल जैसे सम्राटों का वर्णन मिलता है। ठीक, नाम मिलता है। पांचवा देखेंगे एरण अभिलेख। एरण अभिलेख, ए और एक ए, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, हर परीक्षाओं में देखे गए हैं। एरण अभिलेख। एरण अभिलेख प्रथम सती होने का जो प्रमाण पत्र मिलता है, सती, ये यहीं से मिलता है। एरण अभिलेख इसको लिखवाने वाला जो शासक था वो था भानुगुप्त। कौन? भानुगुप्त। यानी एरण अभिलेख से भानुगुप्त ने लिखवाया था। हुआ क्या, भानुगुप्त के दरबार में एक उसका सचिव रहता था, उसी की पत्नी मर गई, और मतलब वो मर गया
उसकी पत्नी उसके ऊपर जल करके मर गई, यानी सती हो गई पहली बार। सती उसी को कहा जाता है ना कि जब पति मर जाए और उसको पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए वो भी चिता में कूद करके आग लगा दे, तो वो सती बोला जाता है। तो प्रथम सती होने का जो अभिलेख प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है, हमको एरण अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसको भानुगुप्त नामक राजा ने क्या किया था, लिखवाया था। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें नीचे लिख लेंगे, इसी अभिलेख से, नीचे इसमें लिख लेंगे, इसी अभिलेख से सती होने का प्रथम प्रमाण या उल्लेख मिलता है। आगे की तरफ देखेंगे, इसके बाद आएगा छठवां, विलक्षण अभिलेख। क्या? विलक्षण अभिलेख, अभिलेख, विलक्षण अभिलेख। ठीक, इसको जो संबंधित है, ये संबंधित है, संबंधित है कुमार गुप्त से, कुमार गुप्त, इससे भी कुमार गुप्त, यानी इससे भी गुप्त साम्राज्य के इतिहास की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। आगे की तरफ देखेंगे, भीतरी गुफा अभिलेख, भीतरी गुफा अभिलेख, गुफा अभिलेख, भीतरी गुफा अभिलेख। ठीक, भीतरी जो गुफा अभिलेख है किससे संबंधित है, समुद्रगुप्त से। किससे? समुद्रगुप्त से। संबंधित है। ठीक, ये इसके पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। आगे देखेंगे, गुप्त कालीन राजाओं, गुप्त कालीन राजाओं, कालीन राजाओं, गुप्त कालीन राजाओं के सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्के प्राप्त हुए, के सिक्के प्राप्त हुए हैं। यानी गुप्त कालीन के जो शासक थे राजाओं के, उनके सोने के, चांदी के तथा तांबे के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, वहां से भी जानकारी मिलती है। लिखेंगे इस काल में, इसी में, इस काल में सोने के सिक्के को कहा जाता था, सोने के सिक्के को कहा जाता था। देखेंगे इसमें, दिनार, सोने के जो सिक्का हुआ करता था उसको दिनार बोला जाता था। ठीक, फिर चांदी का सिक्का, चांदी, फिर तांबा, ये जो सिक्के हुआ करते थे, देखेंगे जो चांदी का सिक्का हुआ करता था इसको रूपक या रुपयक बोलते थे, या रुपयक, या रूपक या रुपयक बोलते थे। लेकिन जो तांबा हुआ करता था इसको बोला जाता था मासक। क्या? मासक। ठीक, रुपए के, तांबे के सिक्के को मासक बोला जाता था। यहाँ तक नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत? ये अभी हम पूरा तात्विक स्रोत देख रहे हैं कि यानी जहां से सिक्के मिलते थे या जो अभिलेख मिले हैं, यहाँ से वहां के राजाओं के नाम मिल रहे हैं, उससे संबंधित है, उसका जानकारी मिलता है। ठीक, तो पूछ लिया जाता है कभी कभी गुप्त काल में कौन सा अभिलेख इसमें से, या ऑप्शन में दिया रहेगा कौन सा अभिलेख उससे जानकारी प्रदान करता है, तो ऑप्शन टिक कर सकते हैं। या किस राजा ने से संबंधित है, वो किस राजा ने उसको लिखवाया था, किस शासक ने लिखवाया था, तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती है।
देखिएगा आगे की तरफ, इसमें गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण सिक्के, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के, सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर, सबसे बड़ा ढेर, बड़ा ढेर राजस्थान, राजस्थान प्रांत के, प्रांत के बयाना, बयाना से प्राप्त हुआ है, से प्राप्त हुआ है, से प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे मंदिरों में, मंदिरों में, मंदिरों में, ठीक, मंदिरों में तिगवा, तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ है? तिगवा का विष्णु मंदिर, यानी गुप्तकालीन का सबसे बड़ा जो सिक्कों का ढेर मिला है राजस्थान के बयाना से प्राप्त हुआ। और इस समय के जो मंदिरों से पुरातात्विक स्रोत में जो मंदिर मिलते हैं तो आएगा तिगवा का विष्णु मंदिर। कहाँ है ये देखेंगे, जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश। और याद रखिएगा जबलपुर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है जबलपुर, मां नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखेंगे भूमवा का शिव मंदिर, भूमवा, भूमवा का शिव मंदिर, का शिव मंदिर, भूमवा का शिव मंदिर किसका? भूमवा का शिव मंदिर। देखेंगे भूमवा का शिव मंदिर, ये है सतना मध्य प्रदेश, सतना, ठीक, जहां मैहर देवी का स्थान है सतना में, सतना मध्य प्रदेश, ठीक, सतना मध्य प्रदेश। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, भीतर गांव का मंदिर। देखेंगे भीतर गांव का जो मंदिर है कानपुर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, ये भीतर गांव का मंदिर है। लास्ट देखेंगे इसमें ये सबसे जानकारी मिलती है गुप्त काल की, देवगढ़, देवगढ़ दशावतार मंदिर, ये पुलिस की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश, देवगढ़ दशावतार मंदिर, ये ललितपुर, ललितपुर उत्तर प्रदेश, ललितपुर उत्तर प्रदेश, देवगढ़ झांसी, ठीक, ये है। तो ये प्रमुख मंदिर हैं जिनसे गुप्त काल के साम्राज्य की क्या जानकारी मिलती है। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है, भूमवा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है, भीतर गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक। भारत के चमड़ा उद्योग के लिए पूरे कानपुर और आगरा दो चीज फेमस है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश। आगे की तरफ हम देखेंगे अब दूसरा इसमें विदेशी विवरण, क्या विदेशी विवरण, अब विदेशी स्रोत को देखेंगे, इसके बाद साहित्यिक स्रोत को देख लिया जाएगा, ठीक। विदेशी स्रोत, अभी हम बस जानकारी पढ़ रहे हैं गुप्त काल की जानकारी कहां कहां से मिली है, ठीक। देखेंगे इसमें विदेशी यात्रियों का विवरण, हेडिंग देंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। दूसरा विदेशी यात्रियों का विवरण, यात्रियों का विवरण, का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिएगा विदेशी यात्री का जो विवरण मिलता है इसमें पहला यात्री फाहियान, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखा जाएगा, फाहियान, फाहियान, ठीक। इसमें विदेशी यात्री है फाहियान।
देखेंगे फाहियान क्या लिखता है, यह एक चीनी यात्री था, यह चीनी यात्री था, मतलब चीन से आया था, चीनी यात्री था। ठीक, कैसा चीनी यात्री था। फिर देखेंगे इसने मध्य देश का वर्णन किया है। इन्होंने अपने बुकों में मध्य देश का वर्णन किया है। आगे देखेंगे, यह मध्य देश का मतलब उस समय मध्य प्रदेश था। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। और याद रखिएगा, इसके बाद अभी अंदर जब गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तब इन यात्रियों के बारे में भी पढ़ना है। बस इतना अभी यहाँ तक जानकारी रखिए कि इतना ये आया और इससे गुप्त काल के साम्राज्य की जानकारी देता है। दूसरा लिखेंगे वेनसांग का, वेनसांग। ठीक है, वेनसांग देखेंगे। वेनसांग में यह कुमारगुप्त के शासनकाल में भारत आया। यह कुमारगुप्त के शासनकाल में भारत आया। और नालंदा बौद्ध विहार में बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ग्रहण किया। तो उसने लिखा, बताया है अपने बुक में बताया है कि कुमारगुप्त ने नालंदा बिहार की स्थापना किया। नालंदा बिहार नहीं, बिहार है की स्थापना किया। बिहार क्या होता है हमने बौद्ध धर्म के चैप्टरों में पढ़ा दिया। बिहार स्थापना किया। ठीक, इससे गुप्त साम्राज्य के विदेशी विवरणों का क्या मिलता है, स्रोत मिलता है। अब हम लोग चलेंगे साहित्यिक स्रोत पे। किस पे? साहित्यिक स्रोत पे। बढ़िया से ध्यान से देखना है साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और साहित्यिक स्रोत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ से हर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं और टेट की तो इसमें कोई सीमा ही नहीं है कितना टेट से क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। ठीक, क्योंकि वो संस्कृत और इसको दोनों को मिला देता है और जब मिला देता है तो बेहतरीन तरीके से उसके क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक, तो मेहनत से पढ़िए और पढ़ करके समझते हुए चलिए। इतिहास समझने का विषय है। देखिएगा, पढ़ना एक अधूरा शब्द है। पढ़ना क्या है? एक अधूरा शब्द है। किताबें लिख दी गई, किसी विद्वान ने किताबों को तो लिख दिया, लेकिन पढ़ेंगे दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो समझ जाते हैं बातों को, दूसरे थोड़ी देर बाद समझते हैं। तो किताब में पढ़ना या उस तरह से भी पढ़ना अधूरा शब्द है। जब तक समझ अगर नहीं होगी, किताब लिख दिया गया तो उसको पढ़ के समझना है। ठीक, तो पढ़ना अधूरा शब्द है। जब तक समझ नहीं आएगी तब तक पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा। तो पढ़ने के साथ साथ समझ भी विकसित करना है अपनी, तभी कंपटीशन बीट कर पाएंगे। साहित्यिक स्रोत देखेंगे। साहित्यिक स्रोत तीसरा, यानी गुप्त काल का साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत। ठीक, साहित्यिक स्रोत गुप्त काल का साहित्यिक स्रोत। इसमें पहले व्यक्ति आएंगे कालिदास। ठीक, कालिदास देखा जाएगा कालिदास के बारे में इन्होंने क्या क्या रचना किया। तो इनकी 5 पुस्तकें हैं, हमने इसके पिछले भी कक्षाओं में बताया है। तो लिखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान
शाकुंतलम, शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, इसमें उन्होंने दुष्यंत और शकुंतला जो थी, राजा भरत के पुत्र, हस्तिनापुर के राजा भरत थे या उनके पुत्र दुष्यंत और शकुंतला जो थे, उनसे जिससे प्रेम विवाह किए थे, अंगूठी गिर जाती है नदी में, ठीक, तो उस चीज का वर्णन किया अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरी इन्होंने, और कालिदास ने जो 5 रचनाएं की, सब लव स्टोरी पे आधारित है, ठीक। अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद मेघदूतम, हमने कल बताया था, जो कुबेर के यहाँ एक नौकर काम करता था, मेघदूतम, मेघदूतम, ठीक। और उसकी नई नई शादी हुई थी, वो सुबह फूल लेकर के, एक दिन लेट पहुंचा, 2 दिन पहुंचा, तीसरे दिन ने कुबेर ने गुस्सा होकर उसको श्राप दिया कि तुम जिसकी याद में इतने खोए रहते हो, हमेशा के लिए खोए रहोगे। तो उसी पे जबलपुर के उस पहाड़ियों के बीच में बैठ करके कालिदास ने मेघदूतम को लिखा, उसी कहानी को, ठीक, मेघदूतम। इसके बाद रघुवंशम, रघुवंशम पढ़ते रहिए, बढ़िया बुक लिखा है इन्होंने, रघुवंशम। समय जब मिलती है तो इनको भी देखना चाहिए, रघुवंशम। विक्रमवंशीय, विक्रमवंशीय, इन सब किताबों से गुप्त काल के साम्राज्य का क्या मिलता है, जानकारी मिलता है। वंशीयम, वंशीयम, ठीक, सब संस्कृत में है, वंशीयम। फिर ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, ठीक। अगला देखेंगे कुमार संभव, कुमार संभवम, संभवम, कुमार संभवम, ठीक, कुमार संभवम। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, अग्निमित्रम, अग्निमित्र, ठीक। इसके बारे में हमने कल अभी मालविका अग्निमित्रम में देखा ही। शुंगवंश का द्वितीय राजा अग्निमित्र था, और उस समय के मगध में जो पड़ता था, क्या मगध में जो विदर्भ पड़ता था, वहां का शासक हुआ करता था यज्ञसेन, जिसको पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग, लेकिन उसका लड़का जो अग्निमित्र शुंग हुआ, उसके बहन, चचेरी बहन, यज्ञसेन की चचेरी बहन थी मालविका, उसकी प्रेमिका थी, उससे शादी किया। उसी की कहानी को कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम में लिखा। तो ये कालिदास की जो ये रचनाएं हैं, इनसे गुप्त काल के साम्राज्य की जानकारी मिलती, ठीक। दूसरा देखेंगे, दूसरे जो आए वो थे विशाख दत्त। ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, सब परीक्षाओं में, टेट वगैरह की तो परीक्षाओं में इनकी छाई रहती है। विशाख दत्त, क्वेश्चन यहाँ से छाए रहते हैं, ठीक, ध्यान से नोट करना है, विशाख दत्त, और याद भी रखना। इनका है 2, ये मुद्रा राक्षस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। समय मिले तो इन कहानियों को पढ़िए, बढ़िया है। फिर दूसरा है देवी चंद्र गुप्तम, देवी चंद्र गुप्त, देवी चंद्र गुप्तम, क्या, देवी चंद्र गुप्तम, ठीक। तीसरा देखेंगे वराह मिहिर, वराह मिहिर, वराह मिहिर, क्या, वराह मिहिर, वराह मिहिर। वराह मिहिर में देखेंगे बृहत संहिता, बृहत संहिता, बृहत संहिता, क्या, बृहत संहिता, और पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, ठीक। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मिटा कर देखेंगे। आगे की तरफ देखा जाए, इन सब रचनाएं इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखेंगे तो कंपटीशन में आपके लिए सुविधा होगी। और इसको याद तभी रखा जा सकता है
जब आप बार बार पढ़ करके इसको नोट करेंगे, दूसरे रफली करिए, जो चीज याद होगी उसको रफ पर ले, एक बार लिख डालिए, फिर उसको पढ़िए, ले लेकर के लिस्ट बना करके लेकर घूमते रहिए, उसको जब इच्छा हुई तुरंत देख लीजिए, तब याद होगा और तभी कंपटीशन बीट किया जा सकता है। आगे की तरफ देखा जाएगा बाणभट्ट, ठीक। चौथा बाणभट्ट, 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 बाणभट्ट। इनकी जो किताबें हैं इनसे गुप्त साम्राज्य की जानकारियां मिलती हैं, साहित्यिक स्रोत है, ठीक। बाणभट्ट में देखेंगे हम तो हर्षचरित, 2 पुस्तक इन्होंने लिखा, हर्षचरित, हर्षचरित और कादम्बरी, 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 ठीक, कादम्बरी। आगे देखेंगे बाणभट्ट के बाद हर्षवर्धन, 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 हर्षवर्धन देखेंगे नागानंद रत्नावली, नागानंद रत्नावली, नागानंद रत्नावली और फिर प्रियदर्शिका, 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 ठीक। आगे देखेंगे कामंदक, 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 क्या, कामंदक, ठीक। ये इन्होंने जो लिखा नीति शास्त्र, क्या लिखा, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, क्या लिखा था, नीति शास्त्र, कामंदक ने। अगला देखेंगे आर्यभट्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। इन्होंने लिखा जो वो सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, और जो दूसरा लिखा है आर्यभट्टियम, 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 ठीक। अगला देखेंगे विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा, इसकी भी कहानी आप लोगों ने पढ़ा होगा, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र, छोटे बच्चों के किताबों में इनकी कहानियां दी जाती है। विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा ने जो लिखा पुस्तक पंचतंत्र, इसकी तुलना बाइबिल से की गई है, पंचतंत्र, ठीक, इसकी तुलना बाइबिल से की गई है, पंचतंत्र। इसमें पहले के भूत प्रेत जैसे संबंधी और भी नीतियां संबंधी कहानियां दी गई है, छोटे बच्चों की किताबों में से कहानियां मिलती हैं, पंचतंत्र। आगे की तरफ देखेंगे हम, इन सबसे गुप्त काल के साम्राज्य की जानकारी मिलती है, किसकी, गुप्त काल के साम्राज्य की। आगे की तरफ देखेंगे हम धन्वंतरी, 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 चिकित्सक धन्वंतरी। देखा जाए इन्होंने जो लिखा अणु सिद्धांत लिखा, क्या, अणु सिद्धांत, ठीक, अणु सिद्धांत लिखा। दूसरा देखेंगे 10वां वात्सायन, 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 वात्सायन ने जो लिखा वो था कामसूत्र, कामसूत्र, काम वासना जो होती। इसके बाद चंद्रगोमिन, 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 ठीक। जो चंद्रगोमिन है देखेंगे इसमें, इसने चंद्र व्याकरण लिखा, चंद्र व्याकरण, चंद्र व्याकरण लिखा, ठीक।
आगे की तरफ देखेंगे वत्स भट्टी, वत्स भट्टी, वत्स भट्टी, वत्स भट्टी, वत्स भट्टी में देखेंगे तो है रावण वध, रावण वध। आगे की तरफ देखेंगे पाणिनि, ये तो बेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पाणिनि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को लिखा है, पाणिनि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी। हम लोगों ने गुप्त काल के साहित्यिक स्रोतों को भी देखा, ठीक, लगभग 13 व्यक्तियों की रचनाओं को, कवियों की रचनाओं को देखा गया, जिनसे मिलता है गुप्त काल के बारे में जानकारी। आगे की तरफ देखेंगे, इन्हीं सभी स्रोतों के आधार से यह पता चलता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्री गुप्त ने किया था। ठीक, किसने किया था? श्री गुप्त ने किया था।